नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। राजस्थान के इतिहास के बारे में अपन अध्ययन कर रहे थे और राजस्थान इतिहास में अपन ने पिछली क्लास में कालीबंगा सभ्यता के बारे में पढ़ा था। इस श्रृंखला को आगे बढ़ाते हैं और प्यारे विद्यार्थियों आज अपन चर्चा करने वाले इस सेशन में आहड़ सभ्यता के बारे में। तो देखिएगा अगला हमारा सेशन रहने वाला है कौन सी सभ्यता? आहड़ सभ्यता। आहड़ सभ्यता के बारे में देखिएगा दोस्तों। आहड़ सभ्यता बहुत ही महत्वपूर्ण सभ्यता है अपने आहड़ सभ्यता के बारे में। आहड़ सभ्यता है किस जिले में? अगर अपने से पूछ ले कि आहड़ सभ्यता कहां पे है बेटा, तो आहड़ सभ्यता हुआ करते हैं अपने उदयपुर में। आहड़ सभ्यता कहां पे है? आहड़ सभ्यता अपने उदयपुर में हुआ करती है। देखो आहड़ सभ्यता के बारे में पूछे तो आहड़ सभ्यता कहां पे हुआ करती है? अपने उदयपुर में आहड़ सभ्यता है। इस सभ्यता जो है अगर अपने से पूछ ले किस नदी के किनारे है, देखो हर सभ्यता की कोई ना कोई नदी रही है। इस सभ्यता किस नदी के किनारे है? तो यह सभ्यता हुआ करती है अपने आयड़ नदी के किनारे। कौन सी नदी बेटा? आयड़ नदी। या फिर अपने से पूछ ले कौन सी नदी के किनारे, तो इसे बेड़च नदी भी कहा करते हैं। आयड़ नदी या बेड़च नदी के किनारे यह सभ्यता स्थित हुआ करती है। अपनी जो ये आहड़ सभ्यता है, आहड़ सभ्यता उदयपुर में है। किस नदी के किनारे है? तो आयड़ नदी के किनारे या बेड़च नदी के किनारे यह सभ्यता स्थित है। अब देखो बेटा आप लोग जो है ना एक चीज थोड़ी सी ऐसा समझना, यहां से एक नदी का उद्गम होता है और ये जो है पहाड़ियां हैं खमनोर की पहाड़ियां। यहां से अपने कौन सी नदी का उद्गम होता है? तो यहां से एक नदी है जिसका नाम है अपने बनास नदी। इस बनास नदी का उद्गम होता है। आगे चलकर ये किस नदी में जाके मिल जाती है? तो आगे चल करके जो है ये सभ्यता मिल जाती है अपने चंबल नदी में। देखिएगा बेटा आगे चलकर ये सभ्यता किस नदी में मिल जाया करती है? अपने चंबल नदी में मिल जाया करती। इस नदी का नाम क्या है? इस नदी का नाम है अपने बनास नदी। इसकी एक सहायक नदी है और इसकी जो सहायक नदी है, इसकी एक सहायक नदी है जिसका नाम है अपने बेड़च। ये एक झील में गिरती है और उस झील का नाम है अपने उदय सागर झील। और उससे पहले इसका नाम क्या हुआ करता है? तो इसका नाम है आयड़। यहां तक तो इसे आयड़ के नाम से जाना जाता है। जैसे इस उदय सागर झील में गिरती है और उदय सागर झील में गिरने के बाद इसका नाम क्या पड़ जाता है? बेड़च। यहां पर एक छोटी सी नदी और आकर मिला करती है इसमें और इसका नाम है मेनाल नदी। इस प्रकार जो है इस प्रकार अपने एक नदी संगम हुआ करता है। इसका नाम क्या है? तो इसका नाम है अपने बनास। ये नदी पूछ लेते, ये नदी अपने कौन सी है बेटा? चंबल। और इस नदी का नाम क्या है? तो इसका नाम यहां पर तो है बेड़च, उद्गम स्थल पर इसका नाम हुआ करता है आयड़। और अगर अपन ऐसे झील पूछ ले तो इस झील का नाम है उदय सागर झील। कौन सी झील हुआ करती है बेटा? उदय सागर झील इसका नाम है। और इस नदी का नाम क्या है? तो इसका नाम है मेनाल। यहां पर क्या बनता है? तो यहां पे त्रिवेणी संगम भी बन रहा है। तो ये जो नदी है इस नदी के किनारे इस सभ्यता को खोजा गया। यानी कि अगर अपने से पूछे कि आहड़ सभ्यता जो है, आहड़ सभ्यता किस नदी के किनारे खोजी गई? तो ये उदयपुर में आयड़ नदी के किनारे खोजी गई। कौन सी नदी के किनारे बेटा? आयड़ नदी के किनारे। सभ्यता कौन सी? अपने आहड़ सभ्यता है। अब बात आती है कि इसकी खोज किसने की थी, इसके खोजकर्ता कौन रहे हैं? तो इसकी खोज करने वाले व्यक्ति का नाम है अक्षय कीर्ति व्यास। इसकी खोज किसके द्वारा की गई? अक्षय कीर्ति व्यास के द्वारा इस सभ्यता की खोज की गई थी। इस सभ्यता की खोज कब की बेटा? इस सभ्यता की खोज की गई थी 1953 में। 1953 में अक्षय कीर्ति व्यास ने इस सभ्यता की खोज की और उन्हीं के द्वारा प्रारंभ में इस सभ्यता का उत्खनन कार्य प्रारंभ किया गया था। खोज भी उन्हीं के द्वारा की गई थी और उत्खनन कार्य भी उनके द्वारा प्रारंभ किया गया था। अपने से पूछ ले खोज कब की गई? तो 1953 में इस सभ्यता की खोज की। कौन सी नदी के किनारे? आयड़ या बेड़च नदी के किनारे। अगर अपन उत्खनन की बात करें, उत्खनन करता, तो इसके उत्खनन करता में एक तो नाम आएगा अपने अक्षय कीर्ति व्यास का, स्वयं का। जिन्होंने इसकी खोज की थी उन्हीं का नाम आता है अक्षय कीर्ति व्यास। इन्होंने इसका उत्खनन किया था। उसके बाद अगर अपने से पूछे उसके बाद इसके उत्खनन करता में और किनका नाम आया करता है? तो इनके उत्खनन करता में दूसरा व्यक्ति हुआ करता है एच.डी. सांकलिया। एच.डी. सांकलिया, या जिसका पूरा नाम क्या है? तो इनका पूरा नाम है हसमुख देव सांकलिया। हसमुख देव सांकलिया। ये क्या है? तो ये पूना विश्वविद्यालय के प्रोफेसर। ये कौन है बेटा? तो ये पूना विश्वविद्यालय के प्रोफेसर। पूना विश्वविद्यालय के प्रोफेसर। ये पूना विश्वविद्यालय के प्रोफेसर हुआ करते थे। इनके द्वारा क्या किया गया था? तो यहां पर उत्खनन का कार्य किया गया था। ये थोड़ा सा अपने खास है, थोड़ा सा ध्यान रखना कि उत्खननकर्ता में किनका नाम आएगा? तो उत्खननकर्ता में अक्षय कीर्ति व्यास का नाम आएगा। इसके अलावा और किनका नाम आएगा? तो इनके अलावा नाम आएगा एच.डी. सांकलिया का, जो क्या है पूना विश्वविद्यालय के प्रोफेसर हुआ करते थे। इसके अलावा अगर अपने से पूछे और कौन कौन व्यक्ति थे, तो एक व्यक्ति थे वी.एन. मिश्र।
VN मिश्र। अगला पेज पे लेते हैं, देखिएगा इनके उत्खननकर्ता में अगला नाम किनका आता है, तो उत्खननकर्ता में अगला नाम आता है VN मिश्र, यानी कि कौन हो जाएंगे ये अपने वीरेंद्रनाथ मिश्र। वीरेंद्रनाथ मिश्र, पूरा नाम पूछे तो अपने पूरा नाम बता देना है। वीरेंद्रनाथ मिश्र द्वारा भी इस सभ्यता की क्या की गई थी, खुदाई की गई थी, उत्खनन किया गया था। लेकिन बड़े स्तर पर अगर अपने से पूछ ले, बड़े स्तर पर उत्खनन किया गया था या विस्तृत क्षेत्र पर उत्खनन जो है, विस्तृत उत्खनन किसके द्वारा किया गया, तो वो किया गया था आरसी अग्रवाल द्वारा। आरसी अग्रवाल द्वारा। और ये आरसी अग्रवाल कौन हुआ करते हैं बेटा, तो इनका पूरा नाम है रतनचंद अग्रवाल। रतनचंद अग्रवाल, इनके द्वारा जो है, इनके द्वारा यहां पर उत्खनन का कार्य किया गया था। और इनके द्वारा उत्खनन का कार्य कब किया गया था, 1954 ईस्वी में। 1954 ईस्वी में उत्खनन जो है बड़े स्तर पर किनके द्वारा किया गया, तो अपने आरसी अग्रवाल यानी कि रतनचंद अग्रवाल द्वारा इस सभ्यता का उत्खनन किया गया। अब अगली बात महत्वपूर्ण है, इस सभ्यता के उपनाम। सभ्यता के क्या है, सभ्यता के उपनाम बहुत सारे हुआ करते हैं। सभ्यता के उपनाम, इस सभ्यता के आपको बहुत सारे उपनाम देखने को मिलेंगे। वो उपनाम बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कौन कौन से उपनाम हुआ करते हैं, तो सारे के सारे उपनाम बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण उपनाम है। और देखिएगा बेटा उपनाम कौन कौन से हैं, तो पहला उपनाम अपने को याद रखना है, एक तो इसे कहा जाता है बनास की सभ्यता। सबसे इंपॉर्टेंट नाम, क्योंकि यह सभ्यता जो है, यह सभ्यता अपने को किस नदी के किनारे मिल रही है, तो आप कहोगे कि सर यह सभ्यता अपने बेडस नदी के किनारे खोजी ना, फिर इसको बनास की सभ्यता क्यों कहते हैं। तो मेरे चित्र बनाने का सबसे बड़ा कारण यह था कि ये बेडस आगे जाकर किस में मिल रही है, बनास में। इस सभ्यता के किनारे खोजे गए बाकी जितने भी छोटे छोटे स्थल थे, वो सारे के सारे स्थल अपने को किस सभ्यता के किनारे मिले, अपने को बनास के किनारे मिले। इसलिए इस सभ्यता को नाम ही क्या दे दिया बेटा, इसको नाम दे दिया अपने बनास की सभ्यता। दूसरा जो इसका उपनाम है वो है आगाटपुर सभ्यता। आगाटपुर सभ्यता, और क्या बोला करते हैं इसे, तो तीसरा नाम है इसका धूलकोट सभ्यता। धूलकोट सभ्यता, आगाटपुर सभ्यता, धूलकोट सभ्यता, बनास की सभ्यता, और क्या बोलते हैं बेटा इसको, तो चौथा सबसे इंपॉर्टेंट नाम है, और चौथा नाम है, इसे बोला करते हैं ताम्रवती। ताम्रवती सभ्यता, यानी कि ताम्रयुगीन जननी किसे कहते हैं, तो ताम्रयुगीन जननी अपन कहेंगे किसको, वो नाम दिया जाता है बेटा, वेरी इंपॉर्टेंट है। ताम्रयुगीन जननी जो सभ्यता है वो अपन किसको कहते हैं, तो वो कहते हैं एक सभ्यता जिसका नाम हुआ करता है गणेश्वर। और ताम्रवती सभ्यता किसे कहते हैं, तो ताम्रवती सभ्यता कहते हैं अपन आहड़ को कहते हैं। फिर देखिएगा इनका चौथा पांचवा उपनाम क्या हुआ करता है, तो एक इसका उपनाम है वो भी वेरी इंपॉर्टेंट है, धूलकोट सभ्यता। कौन सा कोट, धूलकोट सभ्यता। धूलकोट सभ्यता लिख दिया, अच्छा चलो धूलकोट सभ्यता हो गई। इसके अलावा इसे और क्या कहा जाता है, तो एक इस सभ्यता का उपनाम है और वो है मृद भांडों की सभ्यता। मृद भांडों की सभ्यता, ये क्यों कहेंगे, तो यहां से मिट्टी के मृद भांड बहुत ज्यादा मिले, मिट्टी की चीजें बहुत ज्यादा मिली थी, और मिट्टी से निर्मित वस्तुओं के सर्वाधिक प्रमाण मिलने के कारण इसको नाम क्या दिया गया अपने, मृद भांडों की सभ्यता भी इसे कहा जाता है। इसके अलावा इसका एक और नाम है मृतकों का टीला। मृतकों का टीला, मृतकों का टीला भी किस सभ्यता को कहते हैं, तो वो मृतकों का टीला कहते हैं अपने कौन सी सभ्यता को कहते हैं बेटा, वो नाम दिया गया है अपने आहड़ सभ्यता को। आहड़ सभ्यता का एक नाम और हुआ करता है, और क्या नाम है अपने, मृतकों का टीला। ये इस सभ्यता के उपनाम है सारे के सारे। बनास की सभ्यता, आगाटपुर सभ्यता, धूलकोट सभ्यता और ताम्रवती सभ्यता, मृद भांडों की सभ्यता, मृतकों का टीला या फिर मिट्टी का टीला, मिट्टी का टीला सभ्यता भी कहते हैं। मिट्टी का टीला सभ्यता भी कहते हैं। ये एक ग्रामीण सभ्यता हुआ करती हैं। अगर अपने से पूछे तो वेरी इंपॉर्टेंट चीज है कि अपने आहड़ सभ्यता कैसी सभ्यता हुआ करती है, तो आहड़ एक ग्रामीण सभ्यता है। आहड़ एक ग्रामीण सभ्यता है बेटा। आहड़ कैसी सभ्यता है, ग्रामीण सभ्यता है, यानी कि यहां पर जो भी प्रमाण मिले हैं वो सर्वाधिक प्रमाण कैसे प्रमाण हुए अपने, ग्रामीण है। यानी कि यहां पर जितने मकान मिले या यहां पर जो भी हमारे को सामग्रियां मिली वो ऐसी सामग्रियां मिली जैसे कोई ग्रामीण स्तर की सामग्रियां हो, इसलिए अपन आहड़ सभ्यता को कैसे सभ्यता मानेंगे, ग्रामीण सभ्यता। अब जो चीज मैं बताने जा रहा हूं
वेरी इंपॉर्टेंट चीज है, उस चीज को पूरा का पूरा कंसेप्ट पे है समझना। यहां से मिट्टी के सबसे ज्यादा प्रमाण मिले, यानी कि इसे मृत भांडों की सभ्यता क्यों कहते हैं, यहां से मिट्टी के क्या क्या प्रमाण मिले थे बेटा, वो सारी चीजें देखना। देखो यहां पर एक तो इस कमरे जितने बड़े बड़े घड़े मिले, कितने बड़े, इस कमरे जितने बड़े बड़े। आप कहोगे सर इतनी बड़ी बड़ी तो मत फेंको ना, हमसे जेली नहीं जा रही है, क्या मजाक कर दी, इतने बड़े बड़े भी कोई मटके होते हैं। आपको अभी विश्वास होगा बेटा, है ना, आपको अभी विश्वास होगा। यानी कि सभ्यता का जब उत्खनन किया गया तो इस सभ्यता से इतने बड़े बड़े मृत भांड मिले, इस कमरे जितने बड़े बड़े, कितने, इस कमरे जितने बड़े बड़े, इस प्रकार के बड़े बड़े मृत भांड यहां से प्राप्त होते हैं। और जो बड़े बड़े मृत भांड प्राप्त हुए हैं, इन बड़े बड़े मृत भांडों की सबसे खास विशेषता यह थी कि ये बड़े बड़े जो मृत भांड थे ये नीचे से फूटे हुए थे, जगह जगह से इनके क्या कर रखे थे, इस प्रकार छेद किए हुए थे। इस प्रकार इनके क्या कर रखे थे बेटा, छेद कर रखे थे, इस प्रकार इनके छेद ही छेद थे। अब इस प्रकार के मटके बना करके ये करना क्या चाहते थे, ऐसे छेद वाले मटके क्यों बना रखे थे इन्होंने, तो ऐसे कारण देखेगा, ऐसे छेद वाले मटके क्या करते थे, या ऐसे मटके इन्होंने क्यों बनाए, या ऐसे मटके हमें क्यों प्राप्त हुए, यहां से ये चीज समझना थोड़ी सी इंपॉर्टेंट। देखिएगा बेटा, यहां से जो इस प्रकार के जो मटके मिले, उनमें देखो सबसे बड़ी कारण क्या था कि यहां के लोग जल का महत्व बहुत ज्यादा समझा करते थे। ये मान लीजिएगा कि अपने क्या हो गया, एक मकान हो गया, ये क्या हो गया, अपने एक मकान हो गया। अब इस मकान से क्या होगा, बारिश होगी, बारिश होगी तो बारिश का पानी कहां आएगा, इन मकानों के ऊपर। ये मान लो बारिश हो रही है, बारिश का पानी इन मकान के ऊपर बरसा, ये पानी नालियों के माध्यम से ये नाली में चला गया। किस में चला गया बेटा, इस नाली में चला गया। और जैसे ही ये पानी इस नाली में पहुंचा, इस नाली में पानी भरेगा। फिर बाद में इस नाली के पानी को ये लोग क्या करते थे, इस विधि के माध्यम से जो है बरसात के पानी को इस प्रकार इन मटकों में भर देते थे। जो कठोर भूमि होती थी, उस कठोर भूमि में इस प्रकार इसके अंदर पानी भर दिया जाता था। और इस प्रकार पानी भरने से फायदा क्या होता था कि यहां की जो भूमि होती थी, यहां की भूमि का जल स्तर बहुत बढ़ जाता था। यानी कि कठोर भूमि पर गहरा गड्ढा करके, गहरा गड्ढा करके, गड्ढा कर कर, गहरा गड्ढा करके ये क्या करते थे बेटा, गहरा गड्ढा करके उसमें बड़ा मिट्टी का घड़ा, उसमें बड़ा मिट्टी का घड़ा दफना देते थे, बड़ा मिट्टी का घड़ा दबा देते थे। और जो बड़ा मिट्टी का घड़ा दबाया जाता था, इस प्रकार बहुत बड़ा मिट्टी का घड़ा दबाया जाता था। और जो बहुत बड़ा मिट्टी का घड़ा दबाया जाता था, उस मिट्टी के घड़े की सबसे खास बात यह होती थी कि उसके नीचे बहुत सारे छेद हुआ करते थे। उन छेदों से क्या होता था कि वो पानी रिसता रहता था। और इस प्रकार जो है पानी पहुंचाने की जो विधि होती थी, इस विधि को क्या नाम दिया गया, तो ये जो पानी पहुंचाने की विधि है, इस विधि को नाम दिया गया है रेन हार्वेस्टिंग विधि। यानी कि बड़े मटके में बरसात का पानी नालियों के माध्यम से उस घड़े में पहुंचाने की विधि, उस घड़े में पहुंचाने की विधि, उस घड़े में पहुंचाने की विधि रेन हार्वेस्टिंग विधि, रेन हार्वेस्टिंग विधि। रेन का मतलब बारिश, हार्वेस्टिंग का मतलब विधि, यानी कि पानी पहुंचाने का कार्य, रेन हार्वेस्टिंग विधि कहते हैं। इस प्रकार पानी पहुंचाया जाता था। और ये जो बड़े बड़े मिट्टी के घड़े हुआ करते थे, इन बड़े मिट्टी के घड़ों को क्या कहते हैं, तो बड़े मिट्टी के घड़ों को, बड़े मिट्टी के घड़ों को जिसमें पानी भरते थे, यानी कि जो बड़े मिट्टी के घड़े होते थे जिनमें पानी भरते थे, बड़े मिट्टी के घड़े जिसमें पानी भरते थे, उसको सोखते घड़े, उनको क्या बोला जाता था बेटा, सोखते घड़े, सोखते घड़े कहते हैं। इस प्रकार जो पानी पहुंचाने की जो विधि है, इस प्रकार पानी पहुंचाने की विधि क्या कहलाएगी अपने, रेन हार्वेस्टिंग। और इस प्रकार जो पानी पहुंचाने की विधि तो अपने कौन सी विधि कहलाएगी, रेन हार्वेस्टिंग विधि कहलाती है। और इस प्रकार जो ये बड़े बड़े से घड़े होते थे, इन घड़ों को क्या कहते हैं अपने,
ये जो बड़े बड़े घड़े मिलते थे बेटा, इन घड़ों के बारे में अपन को ध्यान रखना कि ये जो बड़े घड़े होते थे, इन घड़ों को कहा जाता था अपने सोखते घड़े। ये सारी बातें अपने को इनके बारे में याद रखनी है, ये सारी बातें आपको याद रह जाएगी। ये सारी महत्वपूर्ण बातें हैं जो अपने को इसके बारे में ध्यान रखनी है। चलो बेटा, अब देखिएगा अपने आगे कुछ बातें अपने आगे और देखते हैं। ये तो हुई थी अपने किसके बारे में सारी बातें, इस बड़े सोखते घड़े के बारे में। फिर मैं थोड़ी सी बातें अपने और कर लेता हूं आगे, और वो देखेगा यहां से इसके अलावा मिट्टी के सर्वाधिक पात्र मिले। इस सभ्यता से मिट्टी के सर्वाधिक पात्र मिले, यानी कि यहां से मिट्टी के सर्वाधिक क्या मिले बेटा, मिट्टी के सर्वाधिक पात्र मिले। और मिट्टी के जो सर्वाधिक पात्र मिले वो कैसे थे, तो उल्टी तपाई। यहां से मिले पात्र कैसे मिले, यहां मिट्टी से निर्मित मिले पात्र, मटके उल्टी तपाई से पके थे, उल्टी तपाई से पके थे, तथा उन मटकों के बाहर लाल रंग, उन मटकों के बाहर लाल रंग व अंदर काला रंग था। यानी कि यहां से जो मटके मिले उनके बाहर कैसा रंग था, अपने लाल रंग था, लेकिन अंदर की तरफ कैसा रंग कर रखा था, काला रंग कर रखा था। इस प्रकार के यहां से बड़े बड़े मिट्टी के पात्र मिले थे, जिनके विशेषता ध्यान रखना उल्टी तपाई से पके हुए थे। उल्टी तपाई का मतलब क्या होता है, अपने जो वर्तमान मटके होते हैं, अपने मटके हम पकाते हैं वो इस प्रकार पकाए जाते हैं बेटा। इस प्रकार क्या किया जाता है, इस प्रकार मटका होता है, फिर बाद में वापस इस प्रकार मटकों के सहारे अपने मटके, बहुत सारे मटके अपन ऐसे उल्टे कर देते हैं, और फिर बाद में अगला मटका वापस इसके ऊपर यूं उल्टा करके यूं पकाया जाता है। यानी कि उसमें जो ताव लगता है अपने वर्तमान मटकों में यूं उल्टी इस प्रकार पकाया जाता है, और अपने मटके अंदर की तरफ से ज्यादा पके हुए रहते हैं। लेकिन यहां पर जो मटके मिले हैं, अपने मटके इस प्रकार पके जाते हैं, लेकिन यहां के मटके बाहर की तरफ से पके हुए थे, अंदर की तरफ से कच्चे थे। इसलिए हमारे संदर्भ में ये कैसी तपाई हो गई, हमारे संदर्भ में ये उल्टी तपाई हो गई थी। जब और आगे बढ़े तो यहां से एक क्या मिलता है, मिट्टी का, कच्ची मिट्टी का जो ना, कच्ची मिट्टी का एक कोठा मिलता है। यहां से कच्ची मिट्टी से निर्मित एक कोठा मिला। कोठा जानते हो ना, अनाज रखने का कोठा मिला, जिसका प्रयोग अनाज रखने के लिए किया जाता था। अनाज रखने के लिए किया जाता था, जिसे क्या कहते हैं, उस मिट्टी के कोठे को, जो मिट्टी का कोठा मिला ना, उस मिट्टी के कोठे को क्या कहा जाता है बेटा, तो गोर। क्या नाम दिया उसको, गोर कहते हैं। यहां से जो मिट्टी का कोठा मिलता है, उस मिट्टी के कोठे को क्या कहा जाता है बेटा, तो ध्यान रखना, उस मिट्टी के कोठे को गोर कहा जाता है। सबसे खास बात है। फिर अगर अपन और आगे देखेंगे और यहां से क्या क्या प्राप्त होता है, जब अपन और आगे बढ़े यहां से, तो यहां से कच्ची मिट्टी से निर्मित मकान, कच्ची मिट्टी की ईंटों से निर्मित मकान मिले। यानी कि यहां पर जितने भी मकान मिले वो सारे के सारे मकान किससे बने हुए थे, अपने कच्ची मिट्टी से निर्मित हुआ करते थे। यानी पक्की मिट्टी का प्रयोग यहां के लोग नहीं किया करते थे। ज्यादातर यहां के लोग कैसी मिट्टी का प्रयोग करते थे, कच्ची मिट्टी से ही मकानों का निर्माण कर लिया करते थे। जब अपन और आगे बढ़े तो और हमें क्या प्रमाण मिला यहां पर, तो हमें यहां से सबसे ज्यादा जो प्रमाण मिले थे, उसके बाद आगे बढ़ने पर तो यहां
यहां से बेटा जब अपन और आगे बढ़े तो आगे बढ़ने पर हमें क्या देखने को मिलता है, तो सबसे खास बात यहां पर जो देखने को मिलती है वो यह देखने को मिलती है, जो अपने को कच्ची मिट्टी के जो पात्र मिले थे, वो जो मकान मिले थे, उन मकानों के अलावा जो कच्ची मिट्टी के मकान थे, उन मकानों के अलावा यहां की जो सबसे खास बात थी वो ये थे कि मकान, एक ही मकान के अंतर्गत 11 कमरे मिले। यानी कि यहां से एक ही मकान में 11 कमरे प्राप्त हुए। यानी कि यहां से हमें क्या मिले, एक ही मकान में हमें 11 कमरे प्राप्त हो रहे हैं। एक ही मकान में 6 से अधिक 6 चूल्हे मिले। एक ही मकान में कितने चूल्हे मिले अपने को, 6 चूल्हे मिले। यानी कि 11 तो कमरे मिल रहे हैं और 6 चूल्हे मिल रहे हैं। इसका मतलब कोई देखो अकेला व्यक्ति तो कोई 6 चूल्हे पे खाना नहीं बनाएगा, या कोई एकल परिवार होगा तो 6 चूल्हे पे खाना नहीं बनाएंगे। देखो कोई बड़ी फैमिली होती है, ज्वाइंट फैमिली होती है, बड़ा परिवार होता है, तभी तो इतने सारे चूल्हों पर खाना बनाया जाता है। अगर कोई एकल परिवार है, छोटा सा परिवार है, तो बताओ क्या इतने सारे चूल्हों का प्रयोग किया जाएगा? आप कहोगे ना गुरु जी, इतने सारे चूल्हों का प्रयोग वो क्यों करेंगे? अकेला तो परिवार है, छोटा सा परिवार है, छोटे से परिवार में इतने सारे चूल्हों के प्रयोग का काम क्या है? इतने सारे चूल्हे प्रयोग में कतई नहीं किए जाएंगे। इसका मतलब क्या है बेटा, एक ही मकान में यहां से 6 चूल्हे मिल रहे हैं, जो यह दर्शाता है कि यहां पर कैसे परिवार रहे होंगे, तो यहां पर संयुक्त परिवार रहे होंगे। यानी कि यहां पर कैसे परिवार रहे होंगे, यहां संयुक्त परिवार। 6 चूल्हे व 11 कमरे, यह दर्शाता है कि यहां व्यक्ति संयुक्त परिवार में, कैसे परिवार में रहे होंगे, संयुक्त परिवार में रहे होंगे, संयुक्त परिवार में रहे होंगे। ये अपनी सबसे खास बात है कि यहां पर परिवार कैसे परिवार में रहे, यहां पर व्यक्ति कैसे परिवार में रहे होंगे, संयुक्त परिवार में रहे होंगे। संयुक्त परिवार में रहने का सबसे बड़ा कारण क्या है, तो सबसे बड़ा कारण है यहां पर मिले 6 चूल्हे व 11 कमरे, जो यह दर्शा रहे हैं कि यहां पर कैसे परिवार रहे होंगे, यहां पर संयुक्त परिवार रहे होंगे। जब अपन और आगे बढ़े तो और आगे बढ़ने पर यहां पर अनाज पीसने की चक्की, अनाज पीसने की चक्की, जिसे राजस्थानी भाषा में कहते हैं गट्टी, मिली, जो 2 गोल पत्रों से, आजकल के लोगों को तो देखने को नसीब नहीं होती, गोल पत्रों से, आजकल इलेक्ट्रॉनिक चीजें चल गई इसलिए गोल पत्रों से निर्मित होती हैं। यानी कि जो ये गट्टी मिली है, ये गट्टी किससे निर्मित थी, अपने गोल पत्रों से निर्मित थी बेटा। यानी कि एक चीज अपने को यह ध्यान रखनी कि यहां से जो है अनाज पीसने की चक्की के अवशेष प्राप्त हुए, जो किससे निर्मित थी, अपने गोल पत्रों से निर्मित थी, 2 गोल पत्रों से। आप लोगों ने कभी देखा हो तो इस प्रकार एक गोल गोल सी होती थी, नीचे एक बड़ा पत्थर होता था, बीच में एक लकड़ी की डंडी होती थी, उसके ऊपर एक बड़ा पत्थर और होता था, जिसके एक लकड़ी की डंडी यूं लगी हुई होती थी, और उसको यूं हाथों से घुमाया जाता था पहले, और फिर महिलाएं उसके बीच में अनाज डालती थी, फिर घुमाते थे, तो वो बिल्कुल ताजा अनाज पीस कर खाया करते थे इस प्रकार के लिए। फिर आगे बढ़े तो यहां से 6 ईरानी सिक्के प्राप्त हुए। यहां से कितने ईरानी सिक्के प्राप्त हुए, 6 ईरानी सिक्के प्राप्त हुए। इन सिक्कों पर यूनान के देवता अपोलो का नाम व चित्र अंकित था। अपोलो ये कहते किसे थे, सबसे बड़ी बात आती, अपोलो किसे कहते हैं, तो अपोलो ये मानते हैं सूर्य भगवान को। अपोलो किसे मानते हैं, सूर्य भगवान को ये अपोलो मानते हैं। सूर्य भगवान को क्या मानते हैं, ये अपोलो मानते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि ये जो सिक्के मिले हैं, ये सिक्के किससे निर्मित मिले अपने को, तांबे से निर्मित।
सिक्के जो मिले, तांबे से निर्मित सिक्के मिले। यहां पर जो सिक्के मिले वो सिक्के हमें किससे निर्मित मिले, तो वो अपने को तांबे से निर्मित सिक्के मिले थे। ये कुछ बातें हैं जो अपने को इस सभ्यता के बारे में याद रखनी है। यानी कि अपने को किस सभ्यता के बारे में ये सारी बातें याद रखनी है, अपने को आहड़ सभ्यता के बारे में ये सारी बातें याद रखनी है। यहां तक बात समझ में आई बेटा सभी को? आहड़ सभ्यता के बारे में ये सारी बातें आप लोगों को अच्छे से क्लियर हुई? फिर अपन आगे बढ़ते हैं, तो आगे और देखिएगा और क्या क्या बातें याद रखनी है अपने को। तो देखो, जब अपन थोड़ा और आगे बढ़े तो यहां से बिना, यहां से क्या, बिना हत्ते वाले, यहां से बिना हत्ते वाले पात्र मिले। यहां से जो पात्र प्राप्त हुए हैं वो पात्र कैसे थे? बिना हत्ते वाले पात्र थे। और बिना हत्ते वाले पात्र यूनान व ईरान में प्रयोग किए जाते थे। यूनान व ईरान में प्रयोग किए जाते थे, जो यह दर्शाता है कि यहां के व्यक्ति जो है, यहां के व्यक्ति यूनानियों के साथ व्यापार करते रहे होंगे। देखो, बिना हत्ते वाले पात्र प्राप्त हो रहे हैं और बिना हत्ते वाले पात्र अपने यूनान व ईरान के लोग प्रयोग में लेते थे। इसका मतलब आहड़ के लोग जो है, आहड़ के लोग यूनानियों के साथ व्यापार करते रहे होंगे। देखो, दो बातें सिद्ध करती हैं। एक तो यहां पर ईरानी धूपदानियां मिली, एक यहां पर ईरान के जो है बिना हत्ते वाले पात्र मिले, इसके अलावा यहां पर यूनानी सिक्के मिले जिसपे अपोलो का चित्र मिलता है। देखो, तीन तीन चीजें ये प्रमाणित कर रही है कि देखो, ऐसा तो है नहीं कि यूनान वाला लोग उड़ू ले ले पत्थर ले ले गिलासा यूं फेंकी जोरदार तो गिलासा सीधी आहड़ में आके गिर गई, ऐसा तो संभव है ही नहीं। या वहां से उनको लगा कि यार पीछा विषा ज्यादा है, हेलीकॉप्टर में घूम रहे, एक काम कर आप वर्षा कर ला, तो वो आहड़ में बरसात कर दे, ऐसा तो संभव हो ही नहीं सकता है कि वो बारिश करके चले गए हो। कहने का मतलब यह है बेटा कि सबसे खास बात यह है कि यहां के लोग उनके साथ व्यापार करते रहे होंगे, क्योंकि यूनान की ये चीजें मिल रही। इसके अलावा हमें यहां से और क्या मिला, तो यूनान, या अपन एक कह सकते हैं ईरानी धूपदानियां यहां से प्राप्त हुई। ईरानी धूपदानियां यहां से हमें क्या मिली? प्राप्त हुई। जो ईरानी धूपदानियां है ना, वो ईरानी धूपदानियां हमें यहां से प्राप्त हुई, जो ये दर्शाती है कि यहां के लोग जो है ईरान के साथ पक्का व्यापार करते रहे होंगे। ईरानी धूपदानियां यहां से मिल रही है, और ईरानी धूपदानियां जो यहां से मिल रही है ये दर्शाती है कि अपन यहां के जो लोग हैं, यहां के लोग ईरान के साथ क्या करते रहे होंगे? व्यापार करते रहे होंगे। ये धूपदानियां सबसे खास हुआ करती है यहां की, जो धूपदानियों को दर्शाती हैं। फिर जब अपन थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़े तो यहां से हमें और क्या प्राप्त होता है बेटा, तो और अपने को जो चीजें मिलती हैं उनके बारे में ध्यान रखना। एक चीज सबसे खास बात जो थी, वो सबसे खास बात थी इस सभ्यता का जो उत्खनन हुआ था, इस सभ्यता का उत्खनन 8 स्तर में, इस सभ्यता का उत्खनन, इस सभ्यता का उत्खनन जो है ना, इस सभ्यता का बेटा ध्यान रखना, उत्खनन कितने स्तर में हुआ है? 8 स्तर में। उत्खनन 8 स्तर में किया गया, 8 स्तर में किया गया, जहां से कितने प्रकार के भागों में बांटा गया? तो 8 स्तर में किया गया। इस उत्खनन को 3 भागों में बांटा गया। कितने भागों में बांटा गया साथियों? 3 भागों में बांटा गया। और वो तीनों भाग कौन कौन से हुआ करते हैं? तो पहला जो भाग होता है, सबसे पहला भाग वो था स्फटिक पत्थर, यानी कि यहां से जो प्रमाण मिले हैं वो अपने को स्फटिक पत्थर के प्रमाण मिलते हैं। यानी स्फटिक पत्थर व औजार उपकरणों के बारे में, स्फटिक पत्थर व औजार उपकरणों के बारे में। औजार उपकरण पहला जो स्तर है, यानी कि पहला जो भाग है उसमें अपने को याद रखना स्फटिक पत्थर औजार उपकरण। जो दूसरा भाग है, दूसरे भाग में अपने तांबे व कांसे के औजार, तांबे व कांसे के पात्र,
और तीसरा जो भाग बांटा गया है बेटा, तीसरा भाग सबसे इंपॉर्टेंट हुआ करता है, वो है अपने मृद भांड, मृद भांडों के अवशेष, मृद भांडों के अवशेष। इस प्रकार अपने को ध्यान रखना है कि जो आहड़ सभ्यता है, इस आहड़ सभ्यता को कितने स्तर में खुदाई की गई थी? 8 स्तर में। कितने भागों में बांटा गया? इसको 3 भागों में बांटा गया था। ये सारी की सारी चीजें आपको इसके बारे में वेरी इंपॉर्टेंट है और सारी की सारी चीजें आपको याद रखनी है। ठीक है बेटा, यहां तक आप सभी को समझ में आया होगा। इसके अलावा अपने से और पूछ ले यहां पर, तो रंगाई छपाई और दीपक व माप तोल के बाट भी यहां से मिला करते हैं। और यहां से क्या मिलता है? तो रंगाई छपाई का उल्लेख, यहां से रंगाई छपाई का उल्लेख, यानी कि यहां पर रंगाई छपाई का कार्य रहा होगा, उल्लेख मिलता है। कहां से मिलता है अपने को? आहड़ से। आहड़ के लोग क्या कार्य करते रहे होंगे? रंगाई छपाई का कार्य करते रहे होंगे, जिसके प्रमाण भी हमें यहां से प्राप्त होते हैं। इसके अलावा यहां पर और क्या मिला? तो तोल के बाट, यहां से तोल के बाट मिले, तोल के बाट मिले, जो व्यापार को दर्शाता है, जो व्यापार को दर्शाता है। याद रखना बेटा, यहां से तोल के बाट मिले हैं, और जो तोल के बाट मिले हैं वो अपने को किसको दर्शाता है? तो वो व्यापार को दर्शाता है। सबसे खास बात ये ध्यान रखना, इस सभ्यता के व्यक्ति कृषि कार्य करते थे, और कृषि में ये कौन सी फसल से अवगत थे? तो चावल से अवगत थे। इसके अलावा और क्या करते थे? तो पशुपालन। यहां के व्यक्ति कृषि कार्य करते थे, और किस फसल से ये अवगत थे? तो याद रखना, चावल फसल से अवगत थे। यानी कि अगर पूछ ले अपने से कि किस फसल के बारे में जानते थे, तो चावल फसल से ये व्यक्ति अवगत थे। इसके अलावा ये व्यक्ति और क्या करते थे? तो यहां के व्यक्ति पशुपालन, यहां के व्यक्ति पशुपालन का कार्य भी करते थे। यानी कि यहां के व्यक्ति जो हैं कृषि के साथ साथ और कौन सा कार्य किया करते थे? तो यहां के व्यक्ति कृषि के साथ साथ पशुपालन का कार्य करते थे। और जो यहां पर व्यक्तियों की मृत्यु होती थी, तो मृत्यु में यहां पर भी व्यक्तियों को क्या किया जाता था बेटा? दफनाया जाता था। और व्यक्ति के साथ उनके आभूषण भी दफनाए जाते थे। सबसे खास बात, यहां मृत्यु के बाद व्यक्ति को दफनाया जाता था, दफनाया जाता था। हिंदू धर्म में जलाया जाता है, लेकिन यहां व्यक्ति को दफनाया जाता था। व्यक्ति के साथ क्या कर दिए जाते थे? तो उनके आभूषण भी दफना दिए जाते थे। यानी कि ध्यान रखना, व्यक्ति के साथ क्या कर दिया जाता था बेटा? उनके आभूषण भी दफना दिए जाते थे। सबसे खास बात है यह कि व्यक्ति के साथ उनके आभूषण दफना दिए जाते थे। व्यक्ति के साथ उनके आभूषण दफनाए जाते थे। अपने तो एक अंगूठी भी नहीं छोड़ते हैं। अपने कोई व्यक्ति मरता है, उसकी अंगूठी भी पहन रखी तो उसको भी खोलते हैं कि खोल लो खोल लो खोल लो, क्या काम है? मर गया, अब तो पहुंच गया राम जी के पास, अब ये अंगूठी फोकट में चली जाएगी। कुछ नहीं छोड़ते हैं, खाली हाथ आए हैं, खाली हाथ जाने वाले हैं। लेकिन वहां के जो व्यक्ति हैं, वहां के व्यक्ति क्या करते थे? उनको खाली हाथ नहीं भेजते थे। यानी कि वहां के व्यक्ति उनके साथ जो आभूषण होते थे वो भी दफना देते थे। सबसे खास बात है ये, ध्यान रखना। एक चीज और याद रख लेना बेटा, यहां से हमें क्या प्राप्त होती है? यहां से एक महिला की मूर्ति प्राप्त होती है, और महिला ने क्या पहने हुए हैं? तो लहंगा पहना हुआ है। ये भी अपने को ध्यान रखना। और 4 मानव मण मूर्तियां मिली यहां उत्खनन से, जो है यहां उत्खनन से 4 मानव मृण मूर्तियां, मृण मूर्तियों का मतलब समझ गए? मिट्टी की मूर्तियां, मृण मूर्तियां मिली। यहां से एक महिला की मूर्ति मिली, यहां से
एक महिला की मूर्ति मिली, महिला की मूर्ति मिली जिसने लहंगा पहने हुए हैं, जिसने लहंगा पहने हुए दर्शाया गया, यानी कि वो क्या पहन रखा, महिला ने लहंगा पहन रखा है, दर्शाया गया। ये अपने को सबसे खास बात है, ध्यान रखना। इसका मतलब यहां के लोग भी कैसे लोग रहे होंगे, यहां के लोग भी अपने उस समय महिलाओं का सम्मान करते रहे होंगे, मात्र सतात्मक रहे होंगे। सबसे खास बात ये अपने को ध्यान रखनी है बेटा। और यहां पर जो भवन मिले हैं वो कितने थे, 45 फुट लंबे। यहां पर जो भवन मिले हैं उन भवनों की लंबाई कितनी थी, 45 फुट। यहां से 45 फीट लंबे भवन मिले हैं, भवन मिले हैं बेटा। ये अपने सारी के सारी बातें हुई किस सभ्यता के बारे में, आहड़ सभ्यता के बारे में। मैंने आज आपको आहड़ सभ्यता के बारे में पढ़ाना शुरू किया था। आहड़ सभ्यता के बारे में अपन ने ये सारी बातें देखी। आहड़ सभ्यता उदयपुर में है, नदी आयड़ या बेड़च नदी। खोज करता है इनके अक्षय कीर्ति व्यास, 1953 में खोज की। उत्खनन का कार्य अक्षय कीर्ति व्यास, एचडी साकलिया, हसमुख देव साकलिया, पुणे विश्वविद्यालय के। इनके द्वारा उत्खनन कार्य कब प्रारंभ किया गया, तो इनके द्वारा 1961 में उत्खनन का कार्य प्रारंभ किया गया था। इसके अलावा आपसे पूछ ले कि राजस्थान सरकार ने भी यहां उत्खनन के लिए अपने व्यक्ति भेजे थे, जिसमें व्यक्ति का नाम क्या हुआ करता है, तो विजय कुमार। अगर आपसे पूछ ले, एक बात मैं आपको यहां और बता देता हूं, राज्य सरकार द्वारा उत्खनन हेतु विजय कुमार को भेजा। किसको भेजा था बेटा, विजय कुमार को भेजा। ये थोड़ा सा अपने और ध्यान रख लेना। फिर अपन ने देखा इसके उपनाम, इनके उपनाम क्या थे, बनास की सभ्यता, आगाटपुर सभ्यता, धूलकोट की सभ्यता, ताम्रवती सभ्यता, मृत पांडव की सभ्यता, मृतकों का टीला और मिट्टी का टीला। फिर अपन ने इस प्रकार के रेन हार्वेस्टिंग विधि के बारे में देखा था, जिसमें जल स्तर को बढ़ाने के लिए बात की जाती है। फिर इस सभ्यता की अपन ने बहुत सारी विशेषताएं देखी है, जो सारी विशेषताएं मैंने आपको बता दी है बेटा। ये सारी की सारी सभ्यताएं क्या हुआ करती है, अपने विशेषताएं। और इसी के साथ हमारी ये आहड़ सभ्यता समाप्त होती है। मिलते हैं अपन अगले सेशन में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत साथियों।